आने वाले एग्जाम्स में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी। यानी 6 वर्ष बाद है तो हम 6 वर्ष ऊपर की तरफ कर लेते हैं, और एक सुनील है और एक कमल है। तो क्वेश्चन से कह रहा है कि सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, ये एक है तो ये दुगनी हो जाएगी। आगे प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष पहले यानी 2 वर्ष नीचे की तरफ उसकी आयु कमल से 4 गुनी हो जाएगी। इसकी आयु कमल से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो बताना है कि कमल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि दोनों का अंतर को देखते हैं। यहाँ पे अंतर कितना का 1 का है, और यहाँ पे अंतर कितने का है 3 का है। तो इसने जो नीचे वाला अंतर होता है ऊपर में गुना कर लेते हैं, और ऊपर वाले का अंतर नीचे गुना कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा, दोनों में गुना हुआ तो 3 दूनी की 6 और ये 3। यहाँ पे करेंगे तो 4 एकम 4, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे समझिए कि अगर हम इतना का यूनिट देखें कितना का डिफरेंसेस हो रहा है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट का। 2 यूनिट का डिफरेंस कितने के बराबर है, 6 वर्ष बाद और 2 वर्ष पहले, यानी टोटल आपका 8 वर्ष का डिफरेंस हो रहा है। यानी एक यूनिट जो है वो 4 साल के बराबर है। एक यूनिट 4 साल के बराबर है। तो क्वेश्चंस में पूछा गया कि कमल की वर्तमान आयु, तो कमल कौन सा था, कमल आपका यहाँ पे है। कमल की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 3 गुने 4, यानी कि ये 12 क्या होगा, ये 12 क्या है, 6 वर्ष बाद है, तो हम 6 वर्ष पहले कर लेंगे, यानी कि 6 वर्ष यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन हम ए में देख सकते हैं। कमल की वर्तमान आयु कितनी होगी, 6 वर्ष होगी। ऑप्शन ए पे जा सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि x+1 और x+2 ax³ + 3x² + bx के गुणनखंड है, तो बताइए कि a और b का मान क्या होगा। जब गुणनखंड है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि x बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर -2 हो जाए। एक बार x-1 रखेंगे, एक बार x-2 रख करके यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ax³ + 3x² + bx, ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक बार हम x-1 रखते हैं। अगर मैं -1 रखता हूँ तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी माइनस के पावर अगर ऑड संख्या हो, विषम संख्या हो, तो वो माइनस में ही होगा, तो माइनस यहाँ पे a हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे देखिए पावर में क्या है कि जो कि सम संख्या है, तो सम संख्या यहाँ पे रखें तो यानी कि प्लस होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 3 कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 रखते हैं तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि -b बराबर में 0। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 3 बराबर a + b, ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि x बराबर -2 रखते हैं इसमें। राइट, अब चलिए -2 रखेंगे तो क्या होगा, वापिस ये माइनस में होगा, लेकिन कितना, 2 के पावर 3 मतलब 8a होगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी कि 2 दूनी की 4, 4 × 12 बन जाएगा ना, 12 और माइनस में 2b बराबर में 0। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब क्या करते हैं, अब अगर हम करेंगे तो 12 बराबर 8a + 2b बनेगा। इसको और हम छोटा करेंगे तो कहेंगे आप कि 4a + b बराबर 6 बन जाएगा। 2 समीकरण हमारे पास निकल गया, a + b बराबर 3 और यहाँ पे 4a + b बराबर 6। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे, दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 3 - a, और यहाँ पे b बराबर आप कहेंगे 6 - 4a। ठीक है, तो a को हम एक तरफ कर लेते हैं और बाकी को एक तरफ, तो -a यहीं पे, इधर आपका 4a बराबर में 3, यानी कि 3a बराबर 3, और a का मान निकल गया 1। a का मान निकल गया 1। तो अब किसी भी इक्वेशंस में रख करके b का मान निकाल सकते हैं। तो अगर मैं a का मान 1 रखता हूं तो क्या निकल जाएगा, 3 - 1 बराबर में आपका हो जाएगा b, यानी b का मान 2 निकलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि a 1 आएगा, b आपका 2 आएगा। तो राइट आंसर a बराबर 1, b बराबर 2। तो ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि हम ऑप्शन डी में देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सवाल था, तो समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या बनता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके पास है, सॉल्व करिए। इस क्वेश्चंस को देखने के साथ ही राइट आंसर आपको पता हो जाना चाहिए, यानी कि बस 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए।
विषम संख्याओं का माध्य। ध्यान देना है कि विषम संख्या का माध्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो माध्य होगा वो n ही होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा जा रहा है। पहली 10 विषम संख्या यानी पहला 1 होगा, दूसरा 3, 5, 7 डॉट 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 यहाँ कहाँ तक जाएगा, ये आपका 19 तक जाएगा। ठीक है, 19 तक जाएगा विषम संख्या। अब हमें माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, माध्य निकालना है तो क्या करते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए, पहला और अंतिम को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 20/2 तो 10 आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट हमारा फार्मूला क्या होता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य, विषम संख्याओं का माध्य बराबर n ही होता है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चंस में था कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य बताइए, तो 10 यानी कि n बराबर 10 था, तो यहाँ पर भी तो 10 आया था ना, देख सकते हैं। अगर यही क्वेश्चंस यहाँ पे विषम ना रह के सम रहता तब क्या करते, तो सम के लिए क्या होता है वो भी याद रख लीजिएगा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत या फिर माध्य। तो इसको याद रखिएगा कि n+1 होता है, n+1 होता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए समझ लेते हैं, अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछे कि प्रथम जैसे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत यानी n+1 यानी 6 आना चाहिए ना, 6 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। प्रथम 5 सम संख्या, तो पहला 2, 4, 6, 8 और 10। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला और अंतिम को जोड़ लीजिए, पहला और अंतिम को 2 + 10/2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 6 आपका आ जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि फॉर्मूला अगर याद रहता तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे बिना किसी सोचे समझे, बस 2 सेकेंड में आप इसका राइट आंसर देंगे। चलिए फिलहाल अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात करिए जो 8, 12, 16 से पूरी तरह से विभाजित मतलब विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। तो पहले ये चीज़ ध्यान रखिए कि ऑप्शन हमारे पास क्या है, एक तो 70 है, बी ऑप्शन हमारे पास 48 है, सी ऑप्शन है 147 और डी ऑप्शन क्या है 56। ठीक है, यानी 7 का गुणज होना चाहिए, 7 का टेबल होना चाहिए। तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, यानी ऑप्शन बी तो ऐसे भी कट गया, 7 का गुणज है नहीं। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों संख्या से जो कि विभाजित करने पर 3 शेषफल आना चाहिए था। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर 8, 12 और 16 से जो कि विभाजित करने पर हमारे पास 3 शेषफल बचना चाहिए, तो क्या मैं 8 से अगर 70 को डिवाइड करता हूँ तो 3 शेषफल बचेगा? पहले ये समझ लीजिए, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 8 × 8 = 64 होता है, 8 × 9 = 72 होता है, ये तो वैसे भी कट खत्म हो गया, नहीं हो सकता है। 48 तो कट ही गया है। अब 147 चेक कर लेते हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या देखना है तो पहले 56 को चेक कर लेते हैं। तो 8 × 7 = 56, ये तो वैसे भी कट जा रहा है पूरा, तो यानी कि ये भी नहीं होगा, हमें 3 शेषफल भी बचाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ, अब यहाँ पे समझिएगा, 8 से मैं डिवाइड करता हूँ या फिर आप 12 से डिवाइड करके समझ लो, 12 × 12 = 144 होता है, 3 शेषफल बच जा रहा है, ये पॉसिबल है। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 × 1 = 8 बचेगा, यहाँ पे 6 और 7 यानी कि 67 और 8 × 8 = 64 होता है, 3 शेषफल यहाँ से बच जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 16 से अगर डिवाइड करते हैं, 16 9 144 से यहाँ पर भी 3 शेषफल बच जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 147 ही होगा। आप ऑप्शन से ही इसको बना सकते थे, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरीश के मासिक वेतन कितना है, 45,000। 45,000 में से 1/3 जो कि शिक्षा पर, 1/3 जो है वो शिक्षा पर, साथ ही साथ 2/6 जो है वो, चलो 2/6 और इसमें जोड़ते हैं, 2/6 यानी 1/3 क्या हो रहा है, और भोजन और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करता है, यानी टोटल उसका खर्च कितना हो गया, आप कहेंगे 2। तो शेष उसके पास बचा कितना होगा, शेष बचा है 1/3। ठीक है, शेष बचा 1/3। अब प्रश्न में कह रहे हैं कि शेष वेतन की वह कितना बचत करता है, शेष वेतन की वह बचत करता है, सॉरी ये बचत करता है।
ठीक है, बचत करता है। तो बताइए कि बचत की राशि क्या होगी, यानी इतना भाई टोटल था उसका आय और इतना बचत करता है, तो 45,000 का 1/3 निकाल लीजिए, यानी कि 15,000 का वो बचत करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस ये आपको समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा, और यहाँ पे लैंग्वेज जो दिया गया था कि 1/3 शिक्षा पर और 2/6 जो है भोजन और अन्न, यानी अलग अलग नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2/6 यानी 1/3 ही जो है वो खर्च करता है। 2/6 का मतलब क्या हुआ, 1/3। चलिए, इसके बाद देखिए, एक सिलेंडर की ऊंचाई, सिलेंडर मतलब समझ में आ गया होगा कि बेलन है, सिलेंडर मतलब बेलन, 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताना है कि सिलेंडर का आयतन कितना होगा। तो बस क्वेश्चंस के पढ़ते के साथ ही आपको दोनों फार्मूले माइंड में आ जाने चाहिए, यानी एक तो आपका गोला नहीं यार, क्या बात करें, सिलेंडर, सिलेंडर यानी कि बेलन, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप कहेंगे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कितना होता है, 2πRh, 2πRh। अब यहाँ पे समझिएगा 2 22/7, आर का मान तो नहीं दिया गया, ऊंचाई हमारे पास पता था 14, लेकिन इसका जो एरिया दिया गया कितना, 528 दिया गया। ठीक है, चलो इसको कटाते हैं, 7 दूनी की 14, ये खत्म हो गया, 22 से कटाएंगे तो कट जाएगा, 22 दूनी की 44, और यहाँ पे बचेगा कितना, 6 और 2 8, 22 चौका 88 और 2 दूनी की 4 और 4 छक्के 24, यानी आर का मान आपके निकल गया 6, आर का मान निकल गया 6। तो प्रश्न में पूछा है कि आयतन बताइए, तो बेलन का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम हम यहाँ पे निकाल सकते हैं πr²h, πr²h, पाई का मान 22/7 रखा, आर गुने आर और ऊंचाई तो 14 दिया ही गया है, तो 7 दूनी की 14 ये। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 22 गुने 6 छक्का 36 दूनी की 72, 72 ये हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन हमारे पास है, तो 7 दूनी की 14 यानी कि फिक्स है कि 1400 से ज़्यादा, तो 1584 करेक्ट होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर 1584 ये आपका करेक्ट है। चलिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी क्रयमूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु वो करता यह है कि 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे उसने फायदा कमाया। ठीक है, 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यानी कि बट्टे जो बटखारा जिसको कहते हैं उसका प्रयोग करता है। तो यहाँ पर उसने लाभ कितना कमाया, ये आप समझिए कि लाभ प्रतिशत उसने कहाँ पे कितना निकाल रहा है। तो 25 में से अगर मैं 20 घटाता हूँ, और यहाँ पे 20 क्या, जो हमारा जो जिस पे वो बेचता है, यानी कि क्रयमूल्य, वो क्रयमूल्य हम नीचे रखते हैं, तो 20 का प्रयोग करें तो 20 नीचे रखा। उसके बाद क्या है, 5/20 गुने 100, तो यहाँ पे 5 चौका 20 यानी 25% का वो लाभ यहाँ से कमा लेता है। अब आपको पता है कि x + y - xy/100 वाला फार्मूला लगाते हैं जैसे, तो पहले हमारे पास 4% हानि दिया गया था, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट हो जा रहा है, तो 25% प्रॉफिट यानी कि प्लस में, और माइनस में 4% हानि, प्लस माइनस माइनस, 25 गुने 4 और बटे में 100, 25 चौका 100 से 100 खत्म, यानी 25 - 4 - 1 यानी कि 20% का फिर भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। ऑप्शन हम सी में जा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे किया गया। सबसे पहले उसने बाट का जो गलत प्रयोग किया था वहाँ से उसने प्रॉफिट निकाला, तो प्रॉफिट परसेंट हमने देख लिया, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे 25 निकलता है, और पहले वो 4% क्या लॉस पर बेच रहा था। तो आपको ये पता होगा फार्मूला x + y ± xy/100 जो हम करते हैं, बस इसी का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यार वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले नवंबर स्टार्ट हो गया और आपके पास करीब 27 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम में, 27। ठीक है, यानी कि 27 दिन तो नहीं कहेंगे, मुश्किल से मुश्किल आप कहिए 20 ही दिन बचा हुआ है, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ दिन गैप ही मारते हो। तो अब आपके लिए एक छोटा सा चीज़ ये है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग पे प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा।
जिनका वीक है उनके लिए, जिनका वीक नहीं है उनका तो कुछ सोचना नहीं है, वो अपना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हर महीने के स्टार्टिंग में हमारे द्वारा व्हाट्सएप पे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। आप लोग नए हो तो अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, लेकिन जिन लोगों को पता है उनको ये चीज़ पहले से वो जुड़ते आ रहे हैं। तो सुबह 11 बजे, ठीक है, सुबह 11 बजे रोज़ाना आपको 25 क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है व्हाट्सएप पे गूगल फॉर्म के थ्रू, ठीक है। गूगल फॉर्म के थ्रू आपको रोजाना ये प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है, और उसके कुछ समय के बाद आपको PDF इसका दिया जाता है, यानी सॉल्यूशन के साथ आपको डेली बेसिस पे ये कराया जाता है। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, डेली आप मैथ्स की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट मोड में, तो आपको करना ये है कि 30 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। 30 रुपये पेमेंट करना है 99 40 29 49 72, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। इस नंबर पे आप पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आएगा, क्योंकि ये हमेशा से चलते आ रहा है और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। यार 30 रुपये में कौन आपको करा रहा है मैथ्स और रीजनिंग डेली बेसिस पे। तो आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का आपको PDF भी मिल जाता है सॉल्यूशन के साथ। तो आपको एक तरह से कह सकते हैं क्वेश्चंस का कलेक्शन भी हो जाएगा और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो एक तरह से बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप इसको जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, काफ़ी जो कि सिंपल तरीके से 99 40 29 49 72 पर पेमेंट करना है। 30 रुपये गूगल फॉर्म पर टेस्ट होता है रोज़ाना सुबह 11 बजे, ठीक है। और लिंक ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 बजे रहता है, जब आपके पास टाइम हो आप तब इस मैथ्स के क्वेश्चंस को सेट लगा सकते हो, यानी ये लिंक हमेशा एक्टिवेट रहता है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक इसको जानकारी देना था। अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो चलिए, क्वेश्चंस हमारा क्या है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है ये कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ध्यान दीजिएगा कि लंबाई अगर 2x है तो चौड़ाई हम मान लेते हैं कि x है, क्योंकि 2:1 था। अब प्रश्न में कि उसके परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मानों का अनुपात। तो परिमाप जो पेरीमीटर का अनुपात 3 और आयतन जो कि क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया गया 3:4। तो परिमाप कितना होता है 2 × L + B और क्षेत्रफल L × B। तो रखते हैं 3/4, ये हो गया 2 × L + B। तो यानी कि 2 गुने कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3x, और नीचे में गुना करना है L × B, तो 2x², ठीक है। 2 से 2 खत्म, 1 से x खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी x का मान निकला कितना 4। x का मान जब 4 निकला तो प्रश्न में आपसे पूछा गया कि आयत की लंबाई बताइए। तो लंबाई आपका ये था, यानी 2 × 4 = 8 हो गया प्रश्न का राइट आंसर 8। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास ये है। क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी उन 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है, जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। विपरीत दिशा, यही चीज इसमें पकड़ना होता है। विपरीत दिशा चल रहा है, यानी कि दोनों के चालों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल कितना है x मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज करने वाला चीज़ ऐसा है नहीं, सभी चीज़ मीटर और सेकेंड में ही दिया गया, तो मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। अब आपको ये चीज़ पता होगा कि जितने मतलब पहला जो व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति जो है, अगर ट्रेन पार कर रहा है दोनों को, तो दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई तो बराबर होगी। यानी पहले कंडीशन अगर हम बात करें जो ट्रेन की लंबाई, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल मान लेते हैं कितना, तो चाल अगर ट्रेन की चाल x है और किसी व्यक्ति को पार कर रहा है जो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, कितने सेकंड में, पहले को 10 सेकंड में पार कर रहा था। अब दूसरी की बात करते हैं तो दूरी उतना ही होगा, दूरी बराबर फिर से चाल यहाँ पे क्या है, पहला व्यक्ति अगर 4 मीटर पर सेकंड तो दूसरा व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड, और इसको पार कर रहा है कितना, मान लेते हैं 8 सेकंड में। तो दोनों कंडीशन में डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस बराबर है तो हम दोनों को इक्वल कर दें, यानी LHS बराबर तो RHS बराबर। तो डायरेक्ट में चाहता तो इसको इतना लिख सकता था, ऊपर में 2 लाइन छोड़ करके ये डायरेक्ट हम कर सकते थे। ये मैंने समझाने के लिए आपको ये लाइन और ये लाइन समझाया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ तक कर सकते थे कि दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि 10x + 40 = 8x + 80, ठीक है। अगर मैं 8x को इधर लाता हूं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 40 और x का मान निकल जाएगा 20। ये हो गया x का मान 20। तो x भैया क्या था, मीटर पर सेकेंड, यानी कि ट्रेन की चाल 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन हम बी पे जा सकते हैं,
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा टाइम एंड वर्क से। एक क्वेश्चन है कि मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कुशल है। तो मान लेते हैं कि मजदूर ए और मजदूर बी, ए जो है वो बी से 3 गुना कुशल है, यानी ए अगर काम 1 दिन में करता है तो बी जो होगा वो 3 दिन में करता है। तो इसको हम एक्स के फॉर्मेट में कर लेते हैं। ये एक्स है तो ये 3x है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों का एलसीएम 3x हो जाता है, तो ये 3 और ये आपका 1। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है क्या कि वे दोनों एक साथ मिलकर के काम को 18 दिन में कर सकते हैं। यानी कि अगर वो दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो टोटल आपका क्या है, टोटल वर्क ये और कितना इफिशिएंसी दोनों का 4। लेकिन ये करते कितने में है, ये 18 दिन में करते हैं। तो 3 छक्के 18, एक्स का मान कितना हो जाएगा 24। एक्स का मान 24, तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि एक्स कितना दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा। अगर बी पूछा था 24 या 72 कर लेते हैं। समझ में आया? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 दिन में। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 777 सही 1/5, 777 सही 2/5, इसी तरह से। तो अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 777 गुने 4 तो पहले बाहर निकल जाए क्योंकि सभी में है, तो ये हो गया। प्लस में 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, ये होगा अलग से ऐड। ठीक है, ये आपको चीज़ पता होगा कैसे करते हैं। तो इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, 7 चौका 28 और 3 31। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे का तो एलसीएम आपका 5, 4 3 7 2 9 1 10, 10 यानी कि ये कट जाएगा 2, यानी इसमें 2 आपका ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3108 में 2 जोड़ देंगे तो 3110। तो ये हो गया राइट आंसर 3110। अब चाहो तो इसको आप इस तरह से करते हैं कि 7 से गुना करते 135, 777 प्लस 1 जोड़ते हैं, फिर प्लस देते 770 प्लस 2 जोड़कर 5 से डिवाइड। यार वो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, उस तरह करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से करना है, इसी तरह से करिएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अब रीजनिंग के क्वेश्चंस की। तो रीजनिंग का क्वेश्चंस क्या क्या दिया गया, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस आपका ये कह रहा है, चलो सबसे पहले दिन सभी को हटाते हैं तभी हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपका ये कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग प्रोफेसरों को दर्शाता है। जरा जो भी शब्द दर्शाता हमें उसके मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। अक्षरों का कौन सा समूह आहार विशेषज्ञों, तो आहार इसमें किसको दर्शाता था, आहार जो है वो ब्रीथ को दर्शाता था, ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथ। कौन सा समूह आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, यानी पुरुष कौन दर्शाता था, आयत दर्शाता पुरुष को, यानी ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो कि ब्रीथ के अंतर्गत आती है लेकिन आयत के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक तो जी आ रहा है, ठीक है, जी हो जाएगा। ऊपर से हम कहेंगे कि ई आ जाएगा और एक एच आ जाएगा। इन तीनों के अलावा आप बाकी को रखोगे तो वो आयत के अंतर्गत चला जाएगा। जैसे कि ए है आयत के अंतर्गत हो जाएगा, डी भी आयत के अंतर्गत आएगा, सी भी आयत के अंतर्गत, यानी कि हमको करना ये है कि ब्रीथ के अंतर्गत आना चाहिए लेकिन आयत के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा सही आंसर बनेगा जी एच ई, जो कि ऑप्शन हम देख सकते हैं सी में मैच कर रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि CLOCK, क्लॉक के लिए क्या लिखा जा रहा है, क्लॉक के लिए लिखा जा रहा है, चलो 3 4 34 235। ठीक है, उसके बाद है टाइम, TIME, टाइम के लिए लिखा गया है 86 79। तो हमसे पूछा गया है, बताया कि MOLEK, इसके लिए क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ लेटर को देखना है कि कौन से लेटर के लिए क्या लिखा गया था। M के लिए क्या था 7, तो 7। O के लिए यहाँ पे क्या, O के लिए आपका 2 होगा, O के लिए 2, तो O के लिए 2, 72 से स्टार्ट हो रहा है, चलो 72 से 2 स्टार्ट हो रहा है। L के लिए क्या है, L के लिए 4 है, तो बस यहाँ पे काम खत्म हो गया। 72 495, 72 495 राइट आंसर ऑप्शन सी पे जा सकते हैं। 72 495 ऑप्शन सी। 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि n × n-1/2, बस यही फार्मूला होता है। तो n 10 लोग हैं, n-1 यानी 9/2 यानी कि 45, 45 बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये सिंपल तब होता है जब आपको फार्मूले पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो, तब सिंपल होगा, नहीं तो फिर कोई सिंपल वाली चीज़ नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि 81 - 196 = 5 लिखा गया। उसके बाद 64 - 36 है, हाँ 36 = 2 लिखा गया। अब यहाँ पे बताना है कि 289 - 16 का मान क्या होगा। तो ये होता है कितना है 9,
ये कितना होता है 14 का, यानी दोनों का अंतर कितना होगा 5 का, 5 यही तो लिखा गया है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 64 8 होता है, 36 6 होता है, दोनों का अंतर देख लेंगे 2, माइनस प्लस ये नहीं देखना कि इसमें से इसमें घट रहा है, बस अंतर देखिए 5। उस तरह से यहाँ पे क्या है 17 का और ये होता था 4 का, 17 में से 4 जाएगा तो कितना 3 हो गया, राइट आंसर 3। सॉरी 17 में से 4 आएगा 13 ना, सॉरी 13, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पश्चिम उत्तर पूर्व और दक्षिण का क्या होगा। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। प्रश्न में कह रहे हैं कि पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से है, यानी पश्चिम ये था लेकिन इसका संबंध उत्तर पूर्व से हो जाता है, उत्तर पूर्व यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 135 डिग्री हम कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज घुमा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं दक्षिण पे। जब दक्षिण है तो इसको क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं 135 डिग्री तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो 135 डिग्री हमारा यहाँ पर बनेगा, तो ये क्या बन गया, तो आप कहेंगे कि उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम होगा ना, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर पश्चिम ऑप्शन ए पे जा सकते हैं, यानी कि इसको भी हम क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 64 का संबंध 55 से है, तो बताइए कि 110 का संबंध क्या होगा। 110 का संबंध क्या होगा, तो 64 में से अगर मैं 9 को घटाता हूँ तो 55 आ जाएगा, इसमें से भी 9 घटा देंगे तो 101 आ जाएगा। अब यही लॉजिक है भाई, अब इसमें कुछ है नहीं, यही लॉजिक है। तो रीजनिंग के कोई भी तरीका जो भी फॉलो कर रहे हैं दोनों में फॉलो कराइए, वही हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन पे मैच करना चाहिए बस, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे चाहिए तो आप लोग जाकर के उस टेस्ट में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे 30 रुपये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।